अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अब क्रैश कोर्स सीरीज़ का पार्ट 4 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं प्लांट रिस्पायरेशन से रिलेटेड उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये क्रैश कोर्स सीरीज़ बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मुस्तफ़ीद है, या तो जिन्होंने कुछ बेसिक्स कंसेप्ट रखे हुए हैं, या वो स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि वो कम से कम वक्त के अंदर अपने आप को इस काबिल बना लें कि वो आने वाला जो टेस्ट है जो विद इन 2 मंथ्स है कि थ्री मंथ्स है, उसको वो इजीली अटैम्प्ट कर सकें। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ वो तमाम कंटेंट, वो तमाम क्वेश्चंस, या वो तमाम साइड्स जिनसे या जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसी पे फोकस करूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा कंटेंट मुहैया कर सकूं। तो अपने दिन के 15 to 20 मिनट्स आप लोग यहाँ पे सर्व कर लिया करें, जो प्रिपरेशंस करें, ये आप लोगों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होगा। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो हमारा जो पहला एमसीक्यूज़ है वो ये है, अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ रिस्पायरेशन इज़ दैट। रिस्पायरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? तो वो हमारे पास ये होता है कि ये प्रोसेस हमारे पास एनर्जी को लिबरेट करता है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन सेलुलर रिस्पायरेशन। यानी जो ऑक्सीजन होती है उसका क्या रोल होता है? तो इसका जो सबसे बेसिक रोल होता है, ये कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के टूटने की वजह से मिलते हैं, और उस हमारे पास क्या प्रोड्यूस करती है? वाटर प्रोड्यूस करती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन डी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि शुगर्स आर नॉट एज गुड एज फैट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन बिकॉज, कि शुगर को क्यों इतना ज़्यादा मतलब नहीं वो एनर्जी प्रोड्यूसिंग के लिए मानी जाती, अच्छी मानी जाती जितने के फैट्स माने जाते हैं। उनका रीज़न ये है क्योंकि शुगर्स के अंदर कम हाइड्रोजन्स होते हैं और कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्योंकि हमें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ही रिक्वायर होते हैं एनर्जी की प्रोडक्शंस के लिए, मतलब हमारे पास कीमियो ऑस्मोटिक थ्योरीज जो होती हैं उनकी वजह से, तो इसलिए हम लोग फैट्स को ज़्यादा अच्छा कंसीडर करते हैं क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जबकि शुगर के पास ये चीज़ें कम होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फॉर बैक्टीरिया टू कंटिन्यू ग्रोइंग रैपिडली व्हेन दे आर शिफ्टेड फ्रॉम एन environment containing ऑक्सीजन टू एन एरोबिक एनवायरनमेंट दे मस्ट। मतलब अगर हम ऑक्सीजन एक बैक्टीरिया को ज़्यादा ग्रो कर रहा है वो, और उसको हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे मीडियम से उठाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन थी, वहाँ से उठा के हम उसको ऐसे मीडियम में ले जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो वो कौन सा प्रोसेस तेज़ करे? तो उसे अपने पास ग्लाइकोलाइसिस तेज़ करनी चाहिए, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में, क्योंकि ये प्रोसेस होता रहता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, द मेजर रीज़न दैट ग्लाइकोलाइसिस इज़ नॉट एज एनर्जी प्रोडक्टिव एज रिस्पायरेशन। मतलब रिस्पायरेशन का पूरा प्रोसेस जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू जस्ट ग्लाइकोलाइसिस। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि आपके पास पायरोवेट जो होता है वो मोर रिड्यूस्ड होता है देन कार्बन डाइऑक्साइड, इट स्टिल कंटेन्स सच ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी है। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रोटीन इज़ यूज एज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट ओनली व्हेन। प्रोटीन कब रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हम लोग यूज़ करते हैं? जब हमारे पास दोनों कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो होते हैं वो एग्जॉस्टेड होते हैं। तो इसके करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन सी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, द एक्सप्रेशन गिवन बिलो शोज द समरी इक्वेशन। यानी आपके पास इनमें से कौन सा जो है वो समरी इक्वेशन शो कर रही है? तो ये एमसीक्यूज आपके पास ये है, आपके पास डिफरेंट इनके ऑप्शंस, और यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है, तो यहाँ पे डी है। इस एमसीक्यूज़ पे इतना फोकस नहीं करते क्योंकि ये ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये बनाते हैं, लेकिन आपके लिए ये भी कर लिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथाइल एल्कोहल इज मेडिएटेड बाय। यानी आपके पास पायरुविक एसिड को इथाइल एल्कोहल में करेंगे तो हमारे पास इधर दो हमें चाहिए होते हैं, डी कार्बोक्सिलेज और डी हाइड्रोजनेज चाहिए होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन सी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, विच एंजाइम ब्रेक डाउन द फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट। तो एल्डोलेजेस होते हैं जो कि इनको ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, पायरुविक डिहाइड्रोजनेज इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग। पायरुवेट जो होता है डिहाइड्रोजनेज किसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है? तो ये पायरुवेट को करता है किसमें? एसिटाइल CoA में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी है। उसके बाद है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड इन रिस्पायरेशन इज। ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और ये इस दफ़ा के KPPSC के पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होता है, रिसेप्टर्स होता है। फिर व्हेन टू पायरुविक एसिड्स फॉर्म टू लैक्टिक एसिड बाय एरोबिक रिस्पायरेशन, सॉरी एनारोबिक रिस्पायरेशन, देन
लॉस्ट कितनी एटीपी हमारे पास लास्ट होती है, तो 2 मॉलिक्यूल हैं तो हमारे पास 6 एटीपीज़ के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लास्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनसाइड एन एक्टिव माइटोकॉन्ड्रियन मोस्ट इलेक्ट्रॉन फॉलोड विच पाथवे, मतलब कि कौन सा पाथवे फॉलो होता है, तो याद रखिएगा क्रेब्स साइकिल से हमारे पास NADH और H प्रोड्यूस होते हैं, फिर हम लोग उन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो होते हैं वहाँ से ATP प्रोड्यूस करवाते हैं और फिर लास्ट में जाके हमारे पास ऑक्सीजन के पास वो पहुँचते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोएंजाइम, आपके पास ऑप्शंस में कोएंजाइम कौन सा है, तो आपके पास NADP जो है वो कोएंजाइम्स में है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सेस ऑफ ATP इनहिबिट्स द एंजाइम, मतलब अगर हमारे पास ATP ज़्यादा हो जाती है तो वो कौन से एंजाइम को इनहिबिट करती है, तो करेक्ट ऑप्शन फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज, इसको ये जो है वो इनहिबिट कर देती है और फिर प्रोसेस जो होता है रिस्पायरेशन का वो स्टॉप हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट MCQs हमारे पास आता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम पोरस ड्यू टू द रिलीज ऑफ CO2 बाय द एक्शन ऑफ, सिंपल सा आपके पास यीस्ट जो होता है। उसके बाद नेक्स्ट है रिस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि कैटाबॉलिक होता है, ब्रेकडाउन होता है और एक्सर्गोनिक और एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है। विच वन इज द प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, तो हमारे पास मैलिक एसिड करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास मैलिक एसिड आ जाता है यहाँ पे ए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन हम लोग किसकी मदद से रिमूव करते हैं, तो आपके पास NAD की मदद से हम लोग जो है वो रिमूव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इन ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, सॉरी ये हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस बाय द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, तो आपके पास ये जो होते हैं 3 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देयर इज अ हाई रेट ऑफ यीस्ट ग्रोथ रेट ऑफ यीस्ट आफ्टर सम टाइम द रेट डिक्रीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन द कल्चर मीडियम इज लीस्ट लाइकली टू हैव कॉज दैट डिप्लेशन ऑफ O2, मतलब पहले वो बढ़ रहा होता है मतलब उनकी ग्रोथ और फिर वो कम होती है, तो उसमें सबसे कम रोल किसका होगा, तो ऑक्सीजन का बहुत कम रोल होगा उसमें। उसके बाद नेक्स्ट है ये इतने बड़े MCQs नहीं आते तो हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं व्हेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर यूज फॉर एज फ्यूल फॉर एरोबिक सेलुलर रिस्पायरेशन डैश आर प्रोड्यूस एज वेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं और जब हम प्रोटीन को यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट वेस्ट में प्रोड्यूस होगा वो अमाइनो ग्रुप्स प्रोड्यूस होंगे। और फिर नेक्स्ट है वाई ग्लाइकोलाइसिस इज कंसीडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट मेटाबॉलिक पाथवे टू हैव इवॉल्व, मतलब ग्लाइकोलाइसिस को हम लोग पहला एक पाथवे जो इवॉल्व हुए क्यों कंसीडर करते हैं, इसका जो बेसिक रीज़न है वो आपके पास आ जाता है क्योंकि ये यूनिवर्सल होता है और लोकेटेड होता है साइटोसोल में और इसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव फ्रॉम द सबस्ट्रेट, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी 2-फॉस्फोग्लाइसरेट से पेप जब होता है आपके पास फास्फोइनोल पायरुवेट। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट इज कैटेलाइज्ड बाय, आपके पास करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज है। उसके बाद नेक्स्ट है एसिटाइल CoA इज प्रोड्यूस फ्रॉम पायरुवेट बाय ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तो पहला आपके पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। अच्छा, ये कुछ MCQs ऐसे हैं जो आपको कोशिश करनी है मेमोराइज़ कर लें अच्छे से क्योंकि ये आपके रिटन में बड़े बार पूछे जा चुके हैं और इसी तर्ज के क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। फिर है द कैरियर विच ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़, तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन साइटोक्रोम्स है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर द EMP पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपके पास साइंटिस्ट हैं इनको हम लोग कंसीडर करेंगे, एम्डन, मैरनहॉफ और परनास जो थे उन्होंने ये प्रोड्यूस किए थे, ये रिएक्शन जो है डिस्कवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल CoA फ्रॉम पायरुविक एसिड इज द रिजल्ट ऑफ इट्स, मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रिस्पायरेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पे देखना है कि अगर आपसे पूछें कि टोटल कितने आपके पास होते हैं तो 38 होते हैं, जो आपको मिलते हैं वो 36 मिलते हैं। रीज़न क्या होता है, 2 जो ATP होती है वो आपके पास एसिटाइल CoA के बाद जो लिंक रिएक्शंस होते हैं उनके बाद प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको अंदर पहुँचाने में सर्फ हो जाती है, मतलब NADH जो होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स FADH को दे देता है, वहाँ पे वो 2 ATP जो होती है कंज्यूम्स हो जाती है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद द लोकेशन, मतलब कौन सा रिएक्शन जो होता है वो इनकरेक्टली है, तो क्रेब्स साइकिल जो होता है वो मैट्रिक्स में होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, तो यहाँ पे इन्होंने जो है ये इनकरेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लूकोज मेड फ्रॉम 6 रेडियो एक्टिव लेबल्ड कार्बन एटम्स इन इज फेड टू यीस्ट सेल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ रेडियो एक्टिव आर फॉर्म्ड फ्रॉम अल्कोहल आर फॉर्म फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो 2 जो होते हैं आपके पास बनते हैं। उसके बाद एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कैन बी इनहिबिटेड बाय एजाइड्स एंड साइनाइड्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट इज जो होते हैं वो 10 होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन रिप्रेजेंट अ रिडक्शन रिएक्शन, आपके पास उस फॉलोइंग में से कौन सी कन्वर्जन जो है वो रिडक्शन जो रिएक्शंस को शो करती है, तो वो आपके पास आते हैं, तो आपके पास डी जो है एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल जब बनता है। उसके बाद है लिंक रिएक्शन बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड टीसीए साइकिलेज, तो लिंक रिएक्शन में हमारे पास आ जाता है, करेक्ट ऑप्शन है वो एसिटाइल सीओए है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सेप्टर ऑफ एसिटाइल सीओए इन क्रेब्स साइकिल इज, तो आपके पास जो होता है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो होता है वो एक्सेप्टर्स में शुमार किया जाता है, जो एसिटाइल सीओ को क्रेब्स साइकिल के अंदर एक्सेप्ट करता है। उसके बाद है व्हाट इज़ द एनर्जी कॉइन ऑफ अ सेल, हमारे पास ये याद रखना चाहिए, एटीपी जो होती है एनर्जी कॉइन ऑफ द सेल होती है। उसके बाद है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेट कम्प्लेक्स जो होता है वो पायरुवेट को एसिटाइल सीओए में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन डी है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट द रिस्पायरेशन, तो आपने याद रखना है ऑक्सीजन जो होती है कंबाइन करती है हाइड्रोजन के साथ ताकि वो वाटर बना सके। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक प्लेस इन, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ईटीसी की वजह से ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ड्यूरिंग स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द हाइएस्ट नंबर ऑफ एनर्जी ड्राइविंग मॉलिक्यूल एटीपीज आर फॉर्म फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से ये जो होती है हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शंस होती है ज़्यादातर। कीमियोस्पोर्टिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज बेस्ड ऑन, मतलब आपके पास ये थ्योरी किस पे बेस्ड करती है, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट पे बेस करती है, ये मतलब कि आपके पास प्रोटॉन एक मेम्ब्रेन से या एक स्पेस से दूसरी स्पेस में जब थ्रू द मेम्ब्रेन जाते हैं तो एटीपी की सिंथेसिस करवाते हैं एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन F0 प्रोटीन की मदद से। उसके बाद हमारे पास है इन माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर एवरी 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पास फ्रॉम द NADH मॉलिक्यूल थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ साइटोक्रोम्स एंजाइम्स टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जनरेट, मतलब अगर 2 मॉलिक्यूल हम लोग NADH के लेते हैं किसी मेम्ब्रेन से पास करते हैं तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल ATP के बनेंगे 6, क्योंकि एक बनाता है 3, 2 हुए तो 6 हमारे पास प्रोडक्शन होगी। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट, कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास जो एंजाइम्स होते हैं वो आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं, हालांकि ये इनर मेम्ब्रेन्स में मौजूद होते हैं। ऑप्शन डी जो है वो आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमेलियन सेल्स डज नॉट कैरी आउट ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो नहीं करते। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिचेल्स कीमियोस्मोटिक थ्योरीज जो होती है वो किससे बिलोंग करती है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। उसके बाद है व्हाट इज द फाइनल पाथवे फॉलोड बाय ऑल कार्बन एटम्स ड्राइव फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स प्रोटीन्स व्हेन दे आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, तो फाइनल पाथवे आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। उसके बाद है द ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 यील्ड लेस ATP देन अ मॉलिक्यूल ऑफ NADH यील्ड बिकॉज FADH2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसमें ये पूछ रहे हैं, ये बाजू का इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है कि FADH क्यों 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है ATP के जबकि NADH 3 करता है, तो रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर 4 जो होते हैं वो हमारे पास साइटोक्रोम्स कम्प्लेक्सेस होते हैं, तो जो आपके पास NADH होता है वो पहले कम्प्लेक्स पे जो होता है चला जाता है, जबकि ये जो होता है FADH ये दूसरे कम्प्लेक्स से एंटर होता है, मतलब एक को मिस कर देता है, इसी वजह से FADH के अंदर 2 ATPs प्रोड्यूस होती है। तो ये आंसर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने करेक्ट ऑप्शन सी है कि ये दूसरा मतलब लेटर मतलब चेन में एंटर होता है, कि पहले साइटोक्रोम को ये जो होता है इग्नोर कर देता है। तो ये हमारे पास हमारा लेक्चर नंबर 4 की सीरीज़ है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपके पास पहले तमाम टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs 50 to 100 या इसकी रेंज में मैं मुहैया कर सकूँ। उसके बाद मैं कोशिश ये करूँगा कि बेसिक्स पे जो इंपॉर्टेंट बॉटनी के कंटेंट्स हैं या टॉपिक्स हैं उन पे मैं लेक्चर वीडियोस बनाए। तो काइंडली आप इस सीरीज़ का हिस्सा जुड़े रहें और इसको शेयर
करें दोस्तों तक, ताकि मुझे अच्छा फीडबैक मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है आपके लिए बना सकूँ। आपका इंतहाई शुक्रिया वीडियो पूरी देखने का, और काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फ्यूचर में ऐसी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।